क्लास 11th चैप्टर 8 बायोलॉजी में हम कर रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स हम कर चुके हैं। और आज का इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल न्यूक्लियस है। आप कह सकते हैं न्यूक्लियस इज द कंट्रोलर ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल। जो भी वर्किंग होती है, जो भी फंक्शनिंग होती है सेल में, वो सारा रेगुलेट करता है न्यूक्लियस। तो इसके सुपरविजन में, इसके कंट्रोल में फंक्शनिंग है, वर्किंग है, वो कंट्रोल होती है। क्या स्ट्रक्चर होती है न्यूक्लियस की, कितने नंबर में एक सेल में न्यूक्लियस मिलते हैं, इसके साथ में न्यूक्लियस की खोज किसने की, क्या उसके फंक्शंस होते हैं, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। आप यहाँ पर सेल को देख पा रहे हैं, बहुत फैमिलियर है, आप परिचित है, पहले से जानते हैं न्यूक्लियस के बारे में, क्योंकि छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा है। ये आप एक सेल देख पा रहे हैं और ये सेल की आउटर बाउंड्री, यहाँ पर आउटर बाउंड्री है। इसके बाद में इसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स होती है, मेम्ब्रेन बाइंड स्ट्रक्चर्स होती है, उनको हम सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। और न्यूक्लियस भी एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है। बच्चों देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये एक न्यूक्लियस दिखाया गया है, ये एक न्यूक्लियस बताया है, ये न्यूक्लियस है। आप देख लीजिए क्या बताया है, न्यूक्लियर लैमिना। इसके बाद में इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है, तो उसमें निश्चित रूप से दो मेम्ब्रेन होंगी, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ये दिखाया है। और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं, ये बात भी आपको पता है। इसके बाद में न्यूक्लियस में एक और कंडेंस स्ट्रक्चर होती है जिसको कहते हैं न्यूक्लियोलस कहते हैं। और इसके साथ में ही न्यूक्लियस के अंदर जो इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है वो तो जेनेटिक मटेरियल है, क्रोमेटिन थ्रेड है, जो इसमें पड़ा हुआ मिलता है। वो पूरी चर्चा करेंगे, डिटेल में डिस्कशन में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं स्लाइड में क्या बोला है। न्यूक्लियस वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। सेल को खोजा था रॉबर्ट हुक ने, और रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया सेल के अंदर। तो ये नाम भी आपको बच्चों याद रखना है। 1831 में इसको ऑब्जर्व किया था, डिस्क्राइब किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। The material of the nucleus stained by the basic dyes was given the name chromatin by Fleming। जो भी जेनेटिक कंटेंट या इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होता है, न्यूक्लियर मटेरियल या न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, वो बेसिक डाइज में, मतलब एल्कली मीडियम में वो कलर लेते हैं। और ये फ्लेमिंग ने कलर इनको स्टेन करके, और जो जेनेटिक कंपोजिशन है या मटेरियल है उसको नाम दिया था क्रोमेटिन। यहां पर आप क्रोमेटिन देख पा रहे हैं, ये क्रोमेटिन है। वो किसने नाम दिया? ये फ्लेमिंग ने नाम दिया था। Normally, a cell has only one nucleus. Some cells have more than one. Some mature cells lack nucleus. Example: mammalian RBC and sieve tubes cells of vascular plants। बच्चों याद रखिए, सामान्य रूप से सेल के अंदर न्यूक्लियस सिंगल होता है, परंतु कई सारी सेल ऐसी होती हैं जिनमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, बाई न्यूक्लिएट, ट्राई न्यूक्लिएट, more than 3 nucleus, then multi-nucleate condition, और we can say syncytial condition। ये हम अपने अर्लियर डिस्कशन में पढ़ चुके हैं। इसके साथ में ही कुछ सेल्स ऐसी भी होती हैं जिनके पास में न्यूक्लियस होता ही नहीं है। तो ये देखिए, मेमेलियन आरबीसी है, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। और प्लांट में जो वस्कुलर बंडल्स होते हैं वहां पर सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं होता। तो आप ये कह सकते हैं बच्चों, जो मैच्योर सेल्स होती है अर्लियर स्टेज में इनमें होती हैं न्यूक्लियस, परंतु जब ये मैच्योर होती है, डिफरेंशिएट होती है, तो मेमेलियन आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। और सीव ट्यूब जो कि प्लांट का वस्कुलर बंडल है उसमें पाई जाती है, यहां पर भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये दोनों की दोनों सेल है वो लिविंग होती है, लिविंग सेल है, परंतु न्यूक्लियस नहीं है। मैच्योर सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ये इंपॉर्टेंट है आपके कंपटीशन के लिए, याद रखने वाली बातें हैं। और मेमेलियन आरबीसी में जो कैमल होता है उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, मैच्योर आरबीसी में ये एक एक्सेप्शन है, ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, ये देखिए बहुत अच्छे से न्यूक्लियस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये न्यूक्लियर एनवेलप है, आउटर और इनर एनवेलप है, और इसके अंदर बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये धागे दिख रहे हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं।
ये सारी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या कहलाती है, क्रोमेटिन थ्रेड कहलाती है। और इसके अंदर एक कंडेंस रीजन है, एरिया है, जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसके साथ में न्यूक्लियर एनवेलप है, उसमें माइन्यूट ओपनिंग्स होती हैं, टाइनी पोर्स होते हैं जिनको न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। और ये एक्सचेंज पाथवे बनाते हैं, इनमें होकर के सब्सटेंस हैं वो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में जा सकते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में जा सकते हैं। और साथ में ही ये हम पढ़ चुके हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो कनेक्ट होती है, लिंक होती है न्यूक्लियर एनवेलप के साथ में। और इसके साथ में ये सेल मेम्ब्रेन के साथ में भी लिंक करती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये राइबोसोम इसके अटैच है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर। तो ये स्ट्रक्चर है बच्चों, बहुत क्लियरली आप देख पा रहे हैं न्यूक्लियस के बारे में। और क्या बातें हैं, कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स पाई जाती है न्यूक्लियस में, पूरा देखते हैं। द इंटरफेस न्यूक्लियस कंटेन्स, क्या क्या चीजें रखता है वो यहाँ पर देखिए। सबसे पहला है न्यूक्लियर एनवेलप, उसके चारों ओर न्यूक्लियर एनवेलप पाया जाता है, बाउंड्री पाई जाती है। उसके बाद में न्यूक्लियर मैट्रिक्स, न्यूक्लियस के अंदर जो भी पदार्थ होता है उसको न्यूक्लियर मैट्रिक्स या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और साथ में ही क्रोमेटिन, क्रोमेटिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आगे हम पढ़ेंगे, वो डीएनए की बनी होती है, साथ में ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करती हैं, और क्या क्या उनके फंक्शन है वो सब पढ़ेंगे। इसके बाद में इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, मैंने अभी आपको बताया ये कंडेंस एरिया है जिसको न्यूक्लियोलस बोल रहे हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम न्यूक्लियर एनवेलप की। न्यूक्लियर एनवेलप क्या होता है, आप यहाँ बहुत अच्छे से देख पा रहे बच्चों। न्यूक्लियर एनवेलप, ये देखिए आउटर बाउंड्री है, आउटर मेम्ब्रेन है, इसके बाद में इनर मेम्ब्रेन है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी पाया जाता है। और न्यूक्लियर एनवेलप में न्यूक्लियर पोर भी पाए जाते हैं, ओपनिंग्स पाई जाती है, कुछ चैनल ब्रिज पाए जाते हैं जो सब्सटेंस को एक्सचेंज होने में मदद करते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में देखते हैं क्या बोला है। डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन विद ए स्पेस बिटवीन 10 to 50 nm कॉल्ड द पेरी न्यूक्लियर स्पेस, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस पाया जाता है जिसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट, इट इज ए बैरियर बिटवीन द मटेरियल्स इन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो बैरियर का काम करता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में जो भी चीजें आ जा सकती हैं उनको ये पास होने के लिए अवरोध पैदा करेगा कि कौन सी चीज अंदर लेनी है कौन सी बाहर निकालनी है। तो इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी कि न्यूक्लियर एनवेलप है वो क्या काम कर रहा है, बैरियर क्रिएट करता है, रेगुलेशन करता है एक्सचेंज को। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली कंटिन्यूअस विद द ईआर एंड आल्सो बियर्स राइबोसोम्स ऑन इट, मतलब आउटर मेम्ब्रेन होती है, आउटर एनवेलप की मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यू होती है विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप यहाँ देख पा रहे हैं ये आउटर मेम्ब्रेन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में जुड़ी हुई है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि ये एक्सटेंशन है और उसकी आउटर मेम्ब्रेन पर राइबोसोम भी अटैच होते हैं, ये बात भी यहाँ पर बताई गई है। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियर एनवेलप हैज माइन्यूट पोर्स फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ इट्स टू मेम्ब्रेन्स, मतलब दोनों मेम्ब्रेन होती है, मान लीजिए ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज हो जाएगी, इधर से भी ये दोनों मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज हो जाएंगी, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, चैनल बन जाएगा जिसको न्यूक्लियर पोर बोल रहे हैं। These are the passage for the movement of RNA and protein between nucleus and cytoplasm, ये पैसेज बनाते हैं, पाथवे बनाते हैं एक्सचेंज के लिए साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में। नेक्स्ट पार्ट है इसका क्रोमेटिन। क्रोमेटिन का मतलब क्या होता है बच्चों, आपको अच्छे से पता है, ये सारी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं सभी क्रोमेटिन कहलाती है। ये देखिए बहुत सारे थ्रेड्स हैं वो यहाँ पर पड़े हुए हैं, ये सारे थ्रेड्स हैं वो क्या कहलाएंगे, क्रोमेटिन कहलाएंगे। ए नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स, मतलब न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स का जो नेटवर्क होता है उसको हम क्या बोल रहे हैं, क्रोमेटिन। इट कंटेन्स डीएनए एंड बेसिक प्रोटीन्स, हिस्टोन्स, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एंड आरएनए। ये थ्रेड्स में क्या क्या चीजें पाई जाती है, डीएनए इंपॉर्टेंट पार्ट है, साथ में ही प्रोटीन्स पाई जाती हैं। अगर यूकैरियोटिक सेल है तो हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, साथ में ही आरएनए भी इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में पाया जाता है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन्स कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स,
बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्रोमेटिन थ्रेड्स हैं वो कंडेंस हो करके और सेल डिवीजन के टाइम पर बनाते क्रोमोजोम्स, जिनको आप कह रहे हैं कि दीज आर द मटेरियल, दीज आर द स्ट्रक्चर्स विच कैरी इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सेल टू नेक्स्ट सेल, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। एक कंडेंस रीजन है न्यूक्लियस में जिसको हम कह रहे हैं न्यूक्लियोलस। वन और मोर नॉन मेम्ब्रेनस स्पेरिकल बॉडीज, एक से ज्यादा हो सकते हैं, इनके ऊपर कोई बाउंड्री नहीं होती, नॉन मेम्ब्रेनस कंडेंस एरिया है, एक से ज्यादा हो सकते हैं। इट इज कंटिन्यूअस विद द न्यूक्लियोप्लाज्म, मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ में इनका जुड़ाव होता है। इट इज ए साइट फॉर राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। बच्चों, कंपटीशन के लिए मैं आपको हिदायत देते रहता हूं, बीच बीच में बोलते रहता हूं। कौन सा पॉइंट है आपकी एग्जाम में आएगा, नीट में या दूसरे परीक्षाओं में आता है। न्यूक्लियोलस है वो राइबोसोमल आरएनए को सिंथेसाइज करने में मदद करता है। मतलब आरएनए है उसके 3 टाइप होते हैं बच्चों, टी आरएनए, इसके साथ में ही एमआरएनए और आरआरएनए। तो यहां पर आप देखिए आरआरएनए को सिंथेसाइज करने के लिए कौन है, न्यूक्लियोलस है। इस जगह पर आरआरएनए है वो सिंथेसाइज होता है। और आपको पता है कि राइबोसोमल आरएनए है वो क्या बनाने में काम आता है, राइबोसोम। राइबोसोम में आरएनए प्लस प्रोटीन ये मिलकर तो राइबोसोम बनाते। और राइबोसोम के फंक्शन भी आपको पता है, आपको जानकारी है, दीज आर द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है जो हम डिस्कस करते जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्रोमोजोम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्रोमेटिन थ्रेड्स है वही क्रोमोजोम बनाती है। जब सेल डिवीजन होता है, सेल डिवाइडिंग स्टेज में होती है, तो ये क्रोमोजोम्स बनते हैं। क्रोमोजोम की स्ट्रक्चर है वो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्रोमोजोम किसको कहते हैं, क्या उनके फंक्शंस होते हैं, सारा हम डिटेल में पढ़ेंगे। ए ह्यूमन सेल हैज अबाउट 2 मीटर लॉन्ग डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स 46 और 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम। मतलब ह्यूमन जो सेल होती है एक डिप्लॉइड सेल होती है, 2n सेल होती है, उसमें लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए मॉलिक्यूल है। जो सेल को आप नेक्ड आइज से देख नहीं पा रहे, मतलब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, उस सेल के अंदर 2 मीटर लंबा डीएनए मॉलिक्यूल डिस्ट्रीब्यूट है, पड़ा हुआ है। कैसे पड़ा होता है, ये क्रोमोजोम के फॉर्म में। यही डीएनए आगे चल करके बनाता है 46 क्रोमोजोम्स या 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्रोमोजोम में, एवरी क्रोमोजोम हैज ए प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन सेंट्रोमियर ऑन द साइड्स ऑफ विच डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड काइनेटोकोर्स आर प्रेजेंट। बच्चों आप ये देखिए, एक ये पूरा के पूरा क्रोमोजोम है और ये क्रोमोजोम के पास में 2 आर्म है। ये एक आर्म है, यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये एक आर्म है, ये देखिए, ये एक आर्म है। इसके साथ में दूसरी आर्म है, ये देखिए, ये दूसरी आर्म है। इसके पास में 2 आर्म है, 2 आर्म है, इनको हम बोलते क्रोमेटिड्स। एक आर्म को क्या बोलेंगे, क्रोमेटिड, और ये एक दूसरे के क्या होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स है। यहां पर भी आप इनको देख पा रहे हैं, ये क्रोमेटिड्स है। तो 2 आर्म है, दोनों आर्म को एक दूसरे की हम क्या बोल रहे हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स बोल रहे हैं। दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, एक पर्टिकुलर जगह पर कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, जुड़ाव होता है, जिसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। ये भी याद रखना है, 2 क्रोमेटिड आपस में जुड़ करके ये कॉन्स्ट्रिक्शन आता है क्रोमोजोम में, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर के पास में कुछ डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स होती है, जिनको क्या बोल रहे हैं, काइनेटोकोर्स। काइनेटोकोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सेल डिवीजन होता है तो यहां पर स्पेंडल फाइबर से क्रोमोजोम को जोड़ने में मदद करते हैं। अगले चैप्टर में इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में। Based on the position of centromere, chromosomes are 4 types. क्रोमोजोम्स हैं वो 4 प्रकार के होते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 टाइप के होते हैं ये कॉन्स्ट्रिक्शन के आधार पर, सेंट्रोमियर के आधार पर। सेंट्रोमियर मैं फिर से बता रहा हूं आपको, ये मान लीजिए एक क्रोमोजोम है, ये मान लीजिए एक क्रोमोजोम है, ये एक क्रोमेटिड हो गई, और ये दूसरी आर्म है इसकी, क्रोमेटिड हो गई ये। तो जहां पर ये कॉन्स्ट्रिक्शन होता है इसको हम बोल रहे हैं सेंट्रोमियर। ये देखिए, ये सेंट्रोमियर है।
अब सेंट्रोमियर की पोजीशन लोकेशन है वो सभी क्रोमोजोम में एक जैसी नहीं होती। तो इस सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर क्रोमोजोम कितने टाइप के हैं? 4 टाइप के हैं। सबसे पहला देख लेते हैं। सबसे पहला टाइप है मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम। मतलब मेटासेंट्रिक का मतलब है कि मिडिल में होते क्रोमोजोम्स है के बीच में सेंट्रोमियर पाया जाता है, तो वो कहलाता है मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम। मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम में देखिए मिडिल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोजोम। मतलब उसको क्रोमोजोम को 2 बराबर आर्म में बांटता है, मिडिल में सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है, तो वो कहलाता है मेटासेंट्रिक। इसके बाद में दूसरा टाइप है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम। सेंट्रोमियर इज नियरर टू वन एंड फॉर्मिंग वन शॉर्टर आर्म एंड वन लॉन्गर आर्म। मतलब वो एक साइड में खिसक गई है सेंट्रोमियर, एक छोटी आर्म बनाती है, आप यहां देख पा रहे छोटी आर्म है और ये लॉन्ग आर्म है। इसके बाद में तीसरा टाइप है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम। एक्रोसेंट्रिक का मतलब है कि क्रोमोजोम एक पोल की ओर खिसक गया है, नियर टू पोल है, तो उसको हम बोल रहे हैं एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम। सेंट्रोमियर इज क्लोज टू इट्स एंड फॉर्मिंग वन वेरी शॉर्ट एंड वन वेरी लॉन्ग आर्म। एक बहुत लंबी आर्म बन जाती है और दूसरी आर्म है वो छोटी हो जाती है, तो वो हो जाएगा एक्रोसेंट्रिक। चौथा टाइप है टीलोसेंट्रिक क्रोमोजोम। टीलोसेंट्रिक का तो मतलब ही है कि वो बिल्कुल टीले पे पहुंच गया, टॉप पर पहुंच गया। टर्मिनल सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर रीच टू वन एंड ऑफ द क्रोमोजोम, दैट टाइप ऑफ क्रोमोजोम नोन एज टीलोसेंट्रिक। तो बहुत मीनिंग निकल के आ रहा है बच्चों। मेटासेंट्रिक मतलब मिडिल में है, सब मेटासेंट्रिक का मतलब मध्य के बगल में है, और एक्रोसेंट्रिक का मतलब एक एंड की ओर है, और टीलोसेंट्रिक का मतलब है कि एक एंड पर आ गया है। तो 4 टाइप के क्रोमोजोम है वो पाए जाते हैं ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। इसके बाद में some chromosomes have non-staining secondary constriction at a constant location. It is called a satellite. कुछ क्रोमोजोम ऐसे होते हैं, पहला कॉन्स्ट्रिक्शन तो यहाँ सेंट्रोमियर मिल रहा है सभी में, परंतु किसी कोई कोई ऐसे होते हैं जिनमें एक एंड पर सेकंड कॉन्स्ट्रिक्शन भी पाया जाता है, संकुचन पाया जाता है, और वो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद में जो आर्म बचती है वो एरिया क्रोमोजोम के कहलाते हैं सैटेलाइट। इसके बाद में नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेल है वो माइक्रोबॉडीज। सेल के अंदर बहुत छोटी स्ट्रक्चर्स भी पड़ी रहती है जिनको माइक्रोबॉडीज बोलते हैं। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स दैट कंटेन वेरियस एंजाइम्स प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल। सभी में पाए जाते हैं, आप ये देख पा रहे हैं मेम्ब्रेन बाइंड स्ट्रक्चर है, लिपिड बाइलेयर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और क्रिस्टलाइन कोर, यहाँ ये स्ट्रक्चर्स है वो पाई जाती है सेल के अंदर, जिनको माइक्रोबॉडीज बोलते हैं। और अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम कर रहे हैं, डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। कौन कौन से डिफरेंसेस पाए जाते हैं प्लांट और एनिमल सेल में, ये भी चर्चा कर लेते हैं। ये आपकी परीक्षाओं में पहले पूछे जाते थे, अभी भी पूछे जा सकते हैं, आपका मल्टीपल टाइप का पेपर हो रहा है तो भी पूछे जा सकते हैं। प्लांट सेल यहाँ पर देख पा रहे हैं आप डायग्राम, ये एनिमल सेल यहाँ पर डायग्राम देख पा रहे हैं। कुछ डिफरेंसेस हम चर्चा करेंगे। ये देखिए एनिमल सेल, सबसे पहला जो डिफरेंस होता है सेल वॉल प्रेजेंट, यहाँ पर एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट। ये सेल वॉल इनमें पाई जाती है प्लांट सेल में, जबकि यहाँ पर सेल वॉल है वो नहीं पाई जाती है, एब्सेंट होती है। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट, प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ये स्ट्रक्चर्स है इनमें पाई जाती है, जबकि एनिमल सेल्स में ये प्लास्टिड्स हैं वो एब्सेंट होते हैं। ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, वैक्यूल है वो लार्ज होती है, सेंट्रली लोकेटेड होती है, और एनिमल सेल में वैक्यूल्स है वो स्मॉलर होती हैं और सेंट्रली लोकेशन उनकी नहीं होती है, ये भी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। और नेक्स्ट है सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट। बच्चों आपने सेंट्रियोल है वो पढ़ा है, सेंट्रियोल परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर पाए जाते हैं, वो सेंट्रियोल्स इनमें प्लांट सेल में नहीं पाए जाते, जबकि एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। और सेंट्रियोल का फंक्शन भी हमने चर्चा किया था, ये स्पेंडल फाइबर्स बनाने में मदद करते हैं, मतलब सेल डिवीजन में ये हेल्प करते हैं। तो ये सारे डिफरेंसेस है वो हमने डिस्कस किए। और इसके साथ में ही एक कंपैरिजन और कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में।
कंपैरिजन बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल देखिए यहाँ पर, यूकैरियोटिक सेल ये आप देख पा रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल यहाँ देख पा रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल। Prokaryotic cell generally smaller and then eukaryotic cell generally larger in size. In prokaryotic cells genetic material is in the form of nucleoid, वहां पर न्यूक्लियोइड के फॉर्म में जेनेटिक मटेरियल मिलता है, बट इन यूकैरियोटिक सेल इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस, यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल एनक्लोज्ड इन द फॉर्म, enclosed or has the polarity as the nucleus. नेक्स्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है प्रोकैरियोटिक सेल में, जबकि यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। इन प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आल्सो एब्सेंट, बट इन यूकैरियोटिक सेल membrane bound cell organelles are present like mitochondria, endoplasmic reticulum, lysosome, और साथ में गोल्जी एपरेटस, न्यूक्लियस, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो पाए जाते हैं। डीएनए कैसा मिलता है इनमें? प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए सर्कुलर होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, लीनियर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद में इंपॉर्टेंट, हम मैंने वहां पर भी जब हम चर्चा कर रहे थे तो ये बात चर्चा करी थी, राइबोसोम्स आर 70s, मतलब 70s के राइबोसोम मिलते हैं। यहाँ पर स्मॉल सब यूनिट 30s की प्लस लार्ज सब यूनिट 50s की होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम्स है 80s के मिलते हैं। स्मॉल सब यूनिट 80s की और लार्ज सब यूनिट है वो 60s की, टोटल मिला करके बनते हैं 80s के। जबकि यूकैरियोटिक सेल की माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के पास में 70s का राइबोसोम पाया जाता है, और राइबोसोम के फंक्शन आपको पता ही है बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों हमने सेल का चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया।